देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कराची के मौजूदा हालात महज एक शहर की बदनसीबी नहीं, ये एक निज़ाम की नाकामी की चीखती हुई मुंह बोलती तस्वीर है। ये वो शहर है जो पाकिस्तान की मईशत का दिल कहलाता है, मगर आज इसी दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी है। सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक जाम रोजमर्रा जिंदगी को यरगमाल बनाए हुए हैं, कारोबार खौफ में मुब्तला है और हुकूमती ऐवानों में खामोशी एक मुस्तकिल रवैया बन चुकी है। और इल्जाम ताजरों पर और गुल प्लाजा की इंतजामिया पर लगाया जा रहा है। गुल प्लाजा में कारोबार करने वाले ताजिर कोई जराइम पेशा लोग नहीं थे, वो लोग थे जो टैक्स देते थे, रोजगार पैदा करते थे और इस शहर की मईशत को सांस देते हैं। मगर जब आफत आई तो हुकूमत माँ नहीं सौतेली साबित हुई। ना बरवक रेस्क्यू, नवाजे इत्तलात, ना एतमाद में लेना, बस कैमरे थे, बयानात थे और फिर खामोशी। ऐसी खामोशी जो बहुत सारे सवालों को जन्म देती है, जो बहुत सारे सवालों को चीखों पुकार में तब्दील करती है और जख्मों पर नमक भी छिड़कती है। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि गुल प्लाजा जैसी इमारतें किसी एक दिन में गैर कानूनी नहीं बनती, ये बरसों में बनती हैं। एनओसी फाइलों, दस्तखतों और मुबैना मिली भगत के साथ होता है। सवाल ये भी है कि जब इमारत खड़ी हो रही थी तब जो है इंतज़ामिया कहाँ थी। और कल हमने अपने शो में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदुखेल से जब सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा कि ये इमारत एमक्यूएम के अप्रूवल से बनी थी। आइए सुनते हैं। ये सब उनके पास थी और ये जो नक्शा पास हुआ है ये 1998 में पास हुआ है और उस वक्त एमक्यूएम की हुकूमत थी जो काफली के साथ थी उसमें। तो एमक्यूएम ने उस वक्त में कंप्लीशन भी मिला है, उस वक्त इसकी परमिशन भी मिला है। हम सवाल ये कराची वाले किससे सवाल करें, इस हुकूमत से जिसने इस बिल्डिंग को बनाया या उस हुकूमत से जो सालों तक ऐसी इमारतों को ऐसे ही चलने देती रही है। जब दुकानें बिक रही थी तब के नाखों पर पट्टी बंदी थी। कई सवाल सिंध हुकूमत के दरवाजे पे भी दस्तखत दे रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत से जब सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि जब हम कुछ करते हैं तो उन पर अमल दरामद नहीं होता। क्या कहते हैं मुर्तज़ा साहब, आइए सुनते हैं। जस्ट हियर मी आउट, मैं आपको एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ, हमारे एनफोर्समेंट का फुकदान है, इन्फोर्समेंट नहीं हो पाती ड्यू टू वन रीजन और दी अदर। आज हम फैसला करने के भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इसके ऊपर, किसी की इंसान की जान से नहीं खेल सकता कोई शख्स। फैसला कर लिया जाए ना इस चीज के ऊपर, जब हम कोई कार्रवाई करते हैं फिर इल्जाम तराशियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं इसलिए अभी ये BBC एक ऐसे मेयर की तरफ से जिसके पास तमाम इख्तियारात हैं, जिसकी पार्टी सूबे में हुकूमत करती है और वफाकी हुकूमत में भी शामिल है, सदन उनका है, फिर भी ये बेबसी कैसी लोग सवाल करते हैं। तो बात करते हैं हम कराची शहर की और इसके मसाइल की भी। जब कराची में ट्रैफिक का मसला अब महज तकलीफ नहीं रहा, ये एक इज्तिमाई अजाब बन चुका है। डंपर बंदे मार देते थे। मुतादिद इमदादी और ट्रैफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में कराची में ट्रैफिक हादसात की शरह खतरनाक हद तक बुलंद रही थी। 830 अफराद जहाँ बहक हुए, 11,800 से जायद शहरी जख्मी हुए। DIG ट्रैफिक पुलिस पीर मोहम्मद शाह कहते हैं कि कराची पोर्ट सिटी है और ऐसे APT की वजह से यहाँ पर हैवी ट्रैफिक ज़्यादा है। क्या कहते हैं, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। डेवलप हुआ है, चाइना पोर्ट जिसे कहते हैं। इट्स अ डीप सी पोर्ट, इसका 16 मीटर का ड्राफ्ट है। इधर जो है अल्ट्रा कैपेसिटी के शिप्स आते हैं किसी, यानी कि पहले जो PICT या QICT ये छोटे जो पोर्ट्स थे ये तो यूँ समझें कि सुजुकियाँ थी, अब तो यहाँ पर 16 व्हीलर आ रहे हैं। इनकी ज़बान में अगर हम बात करें तो 24 हज़ार जो है ना कंटेनर्स एक दफ़े में आ जाते हैं। और जब वो आके 2 भी लग जाएँ, 4 बर्थ हैं इसकी, कभी कभी 3 भी बर्थ हैं एक ही वक्त में आ जाती हैं। तो आप यूँ समझ लें कि आपका कराची मफलूज हो जाता है। अब सवाल इस पर भी ये है कि इसका हल क्या है, और अगर हैवी ट्रैफिक इस शहर के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है अब, जैसे कि हम सब जानते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेल नेटवर्क बनाया जाए जो पोर्ट से सामान सीधा शहर से बाहर लेकर जाए, या फिर जो डंपर माफिया है वो ऐसा करने से जो है उसको भी रोका जाए, और क्या वो रोकती है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और जहाँ तक बात की जाए कराची की सड़कों की, तो वो हम सब जानते हैं कि क्या हाल है। सुबह दफ्तर जाने वाला मजदूर हो या रात गए घर लौटता हुआ तालिब इल्म, हर कोई सड़क पर फंस कर वक्त, आसाब और उम्मीद खो रहा है। बगैर मनसूबाबंदी की खुदाइयाँ, नामुकम्मल तरक्याती काम, टूटी सड़कें, ट्रैफिक पुलिस की बेबसी या बेतवज्जी ने शहर को एक खुले कैद खाने में भी बदल दिया। और इन मसाइल के बावजूद किसी शहर से कोई सिग्नल में हो जाए तो फिर वो चालान के हवाले से भी हम बात करेंगे आज, और ई चालान के भी बात करेंगे। और ये भी लोग सवाल उठाते हैं कि बेहतर नहीं था कि जी पहले सड़कें बनती फिर चालान बनते, तो ये भी हम आज पूछेंगे कि ये क्या बात है। लेकिन सवाल ये भी है कि
یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں جہاں ایک رول اگر لے کر آیا گیا اور اس کو نافذ کیا گیا تو یہ ہم سب کے سامنے کہ اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے. تو آج یہ بہت بڑا سوال ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اگر آپ کے پاس ول ہے اور اگر آپ کو اقدام اٹھانا چاہتے ہیں حکومت, یعنی کہ آپ جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرانے کے لیے آپ ای چالان کو اور یہ ساری چیزوں کا سسٹم لے کر آئے, تو پھر سوال اگین یہی ہے کہ اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے بھی آپ کوئی منظم کوئی چیز ایسا کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں کہ جو گل پلازا جیسے حالات نہ ہوں. اسی سب پر بات کریں گے. دونوں چیزوں پر میرے ساتھ موجود ہیں بڑے معزز مہمان آج یہاں پہ موجود ہیں, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی عتیق میر صاحب ہیں, چیئرمین ہے کراچی تاجر اتحاد کے. آپ کو خوش آمدید کہوں گی, بہت شکریہ سر آپ کا. میرے ساتھ پیر محمد شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ڈی آئی جی ٹریفک پولیس کراچی ہیں, جو کہ آج کل بہت زیادہ خبروں میں بھی ہیں. آپ ان کی بات سنتے ہیں, ابھی ہم نے ان کا شارٹ بھی سنایا اور بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں, بہت اچھی بات کرتے ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گی. بہت شکریہ سر فار جوائننگ اس. سب سے پہلے میں عتیق بھائی آپ کے پاس آؤں گی. انفارچونیٹ واقعہ ہم نے دیکھا, انسیڈنٹ ہوا ہے گل پلازا میں, کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ ول نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں انیشیٹ کیا جا رہا ہے؟ جبکہ آپ کے برابر میں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ول ہو کام کرنے کی اور اگر کوئی انیشیٹ کیا جائے کہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بنانے کے لیے تو حکومت کر لیتی ہے. گزشتہ 3 روز سے تو میں اسی ٹاپک پہ جی ہر دوسرے تیسرے چینل پہ ہوں اور پورا ملک اس منظر کو بڑے دکھی نظر سے دیکھ رہا ہے جو لاشیں نکل رہی ہیں. دیکھیں اگر ہم ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے تو اس میں وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو مارکیٹوں کی انتظامیہ ہے اور حکومت کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. کبھی کبھار یہ جو فائر بریگیڈ کا نظام ہے جی اس کی جو ایک محدود استعداد ہے, یہ ایک بڑے حادثے یا سانحے کے سامنے ہم اس کو مفلوج دیکھتے ہیں. وجہ بھی اس کی میں بتا دوں کہ دیکھیں دنیا میں جو ایک اس کے جو اسٹینڈرڈ ہے فائر بریگیڈ کا, اس میں 1 لاکھ کی آبادی پر ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے اور ہر فائر اسٹیشن میں 2 فائر ٹینڈر ہوں. اس حساب سے کراچی میں 300 فائر اسٹیشنز اور 600 فائر ٹینڈرز کی ضرورت ہے. اگر اس کی ہم 3 کروڑ آبادی اسیس کرتے ہیں, لوگ تو اب کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہے اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ ہی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو آن روڈ جو قابل استعمال گاڑیاں ہیں ان کی تعداد 52 یا 53 ہے صحیح, اور ضرورت کتنے 600 کی ہے. اب 600 کا کام 52 یا 53 گاڑیاں کیسے کر سکتی ہیں؟ اسی طرح 300 فائر اسٹیشنز ہونے چاہیے, ان کی تعداد اس وقت تقریباً 30 یا 32 کے قریب ہے. تو 300 اور 32 کا کوئی موازنہ ہے, یعنی 10 سے 12 گنا زیادہ استعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اب آئیے وہ جو دستیاب لوگ ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس سموکس پہ جانے کے لیے ماسک نہیں ہے. جیسے گل پلازا کی جو آگ ہے یہ کیمیکل کی آگ ہے, پلاسٹک, کپڑا, ربر, فوم, اس کے علاوہ میلامائن, اس آگ کے سامنے. یہی وجہ دیکھیں گل پلازا میں جتنا وقت بھی فائر بریگیڈ نے کام کیا اس کے بیرونی حصے پہ کیا, اندر کوئی داخل نہیں ہو سکا. دوسری بات, آگ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ایک فائر سیفٹی ایک جیکٹ ہوتی ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے. اندر داخل ہونے کے لیے جو آکسیجن ماسک ہوتے ہیں وہ تو اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. اب جو لوگ کام کر رہے ہیں فائر بریگیڈ کے عملے کے طور پہ, آخر وہ بھی کسی گھر کے لال ہیں, ہم ان سے تو قلع کر نہیں سکتے. اب ایک فوجی ہے, اس کو آپ ہتھیار دیے بغیر مارچ پہ بھیج دیں تو کیا لڑ پائے گا؟ یقیناً وہ نہیں لڑ سکتے. اسی طرح یہ بات میں زیادہ پر زور گلے کے ساتھ, شکوے کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بولٹن مارکیٹ کا سانحہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو یوم عاشور پہ جو کچھ ہوا, لوگوں کو اجڑتے دیکھا. اس کے بعد جتنی بھی آگ لگنے, آتش زدگی کے واقعات میرے سامنے ہوئے, ہم نے ہر مرتبہ اعداد و شمار کے ساتھ بات کی کہ خدا رہا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہماری ریٹ نہیں ہے. آپ مارکیٹوں میں فائر سیفٹی میجرز کے لیے کام کریں. یہ سول ڈیفنس کا محکمہ ہے, سرکاری ہے, اسے متحرک کرے. آپ کو جہاں پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے
वहाँ तो आपकी ताकत है, आपकी रिट है, आपने ई चालान में पैसा था, आपने उसको पुरजोर तरीके से एक सेफ सिटी से जोड़ दिया, आपको इसमें पैसा आता हुआ दिखाई दिया, ये तजावुजात में आपने दुकानें सील कर दी, उनसे चालान 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने, और उसके बाद 5-5 हज़ार रिश्वतें उन लोगों ने ली जो उस निज़ाम का हिस्सा थे, और फिर 6-7वें दिन अक्सर मार्केट है। इस तरह देखिए, आपने बिजली के बिलों में आपने 750 रुपये शामिल करवा दिए, और अदालतों के फैसलों को भी आपने तस्लीम नहीं किया। तो आप ये देखिए कि जहां हुकूमत समझती है उसको पैसा मिलना है, वहां तो पूरी इंतज़ामिया, पूरी हुकूमत खूब जोर लगाती है, और जहां पैसा खर्च करना है, फायर स्टेशंस बनाने हैं, फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर्स खरीदने हैं, ये 600-650 का अमला 3 करोड़ की आबादी में, ये क्या काफ़ी है? एक वक्त में अगर 3 या 4 जगहों पे खुदा न खास्ता आग लग जाए तो आपके पास कुछ भी नहीं है। फिर आप कभी किसी इदारे से फायर टेंडर मांगते हैं, कभी किसी से, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। मैं कल भी देख रहा था, परसों कई इदारों के वहाँ फायर टेंडर्स खड़े थे, स्नार्कल्स थी, बेकार। क्या करती हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया, उन्होंने गुल तजारा को बचा लिया, उसकी बाज़ दुकानों से, दीवारों से धुआं निकल रहा था, क्योंकि वो उससे मुत्तसिल हैं इस मार्केट से। तो ये मैं कहता हूँ ये उनका कारनामा है। कल उन्होंने सारा दिन उसका कूलिंग पानी मारते रहे, वो बच गया। अब मैं ये कहता हूँ कि एक बेबसी देखें, मैं कुछ गिला कर रहा था, तो मुझे जो फायर चीफ ऑफिसर, उसने कहा आप इस नारकल पे चढ़ के देखें ये कहाँ तक जा सकता है। वो जब करीब पहुंची तो उसका धुआं और शदीद जो गर्मी थी, उसने हमें वहाँ आगे जाने से, तो बेबसी देखें, वो जलते रहे, शोले सुलग रहे थे। मेरे पास उसकी वीडियो है, यानी शोले सुलग, और वो सिर्फ देख रहे हैं कि ये सब कुछ जला के कब ये आग बुझती है, और ऐसा ही हुआ, तो सब कुछ जला के बुझ गई। फिर उसके बाद उसको कूलिंग का अमल होता है कि मलबे को अब उठाना है, ठंडा मलबा उठाते हैं। तो आज के दिन तक भी आप देखें मलबा उठाने का अमल 10% भी नहीं है, और वो कितने लोग अंदर, क्या तवक्को की जाए कि वो बच पाए होंगे, कोई मौजज़ा कुदरत दिखा दे। तो मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत को इस जानिब आ जाना चाहिए। आज पूरे मुल्क में, मैं सारी दुनिया में देखता हूँ, मुझे कितने दोस्तों की कॉलें आई हैं, एक रंज व अलम है, एक अंदाज़ा है कि 100 लोग अगर जान की बाजी हार जाएं, बिल्डिंग सफ़ास्ती से खत्म हो जाए, अरबों रुपए, 5 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो जाए। ऐसा कराची में हमने तो अलमिया नहीं देखा, और पाकिस्तान में भी ऐसी मिसालें कम हैं। इसके लिए मैं हुकूमत सिंध को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये भी आपके हिस्से में आया, इतना बड़ा कारनामा। खुदा के लिए अब भी आप इस शहर को बचा लें, अब भी कम से कम फायर ब्रिगेड्स ये इस अमले को, इस सिस्टम को बेहतर करें। दुनिया कहाँ से कहाँ है, सिस्टम को बेहतर करें, दुनिया कहाँ से कहाँ चले गई, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आपने सही कहा, वैसे गम और गुस्से में हैं सब लोग इस वक्त। अतीक मीर भाई, मैं पीर मोहम्मद शाह साहब की तरफ जाती हूँ। आज DIG ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है, और बहुत ज़्यादा इस सूरत हाल में भी हमने देखा कि एक शिकायत आई, जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बहुत ही सिविक बेसिक, क्योंकि लोगों की नॉलेज के लिए सवाल करना चाहते हैं, और ज़ाहिर आपका ताल्लुक भी ऐसे डिपार्टमेंट से है जो कि लोगों को सिविक सेंस दिलाने के हवाले से और काफ़ी कोशिश भी की जा रही है। लोगों ने कहा कि ट्रैफिक बहुत जाम हो गया जब ऐसी सिचुएशन हुई, और उसकी वजह से जो फायर टेंडर्स थे या जो फायर फाइटर्स की जो गाड़ियाँ थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। आपने सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज किया? देखें, अगर मैं ट्रैफिक पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो पहली टेंडर जो है वो 10:17 पर पहुँची थी, यानी कि आग लगी है 10:10 से थोड़ा पहले लगी होगी। फिर सेकंड टेंडर जो है कुछ देर बाद आई। तो असल में आग ने इतनी तेज़ी से फैली है कि यानी कि 8-10 टेंडर्स आए लेकिन वो कुछ भी ना कर पाए। फिर बाउज़र्स के आने का सिलसिला शुरू हुआ,
تو یہ بات عمومی طور پہ کہی جا رہی تھی. جو کہ لوگ وہاں موجود تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گاڑیاں جی پھنس رہی ہیں پیچھے. تو پیچھے میرے آفیسر سارے تھے, پیچھے